हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड, जैसा कि हम भारतीय प्राचीन इतिहास की वीडियो सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने फ्रेंड्स इससे पहले के वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा। अगर आपने वीडियो नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको जाकर के पढ़ सकते हैं। देन आफ्टर इस वीडियो को पढ़ें तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिकली वैदिक काल। तो पहले 5 मिनट में रिकॉल करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। इससे पहले हमने पढ़ा फ्रेंड्स कि भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो हम बात कर रहे हैं प्राचीन इतिहास की। तो प्राचीन इतिहास को देन आफ्टर 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। अगर इसको वैश्विक स्तर पर बात की जाए तो इसको कहते हैं पाषाण काल, मतलब स्टोन एज। देन आफ्टर कांस्य युग यानी कि ब्रॉन्ज एज। देन आफ्टर लौह युग यानी कि आयरन एज। तो ये थी वैश्विक स्तर की बात। हम भारतीय स्तर की बात करेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। फिर हमने पढ़ा कि प्राग ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सा था? पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। फिर उसके आगे हमने पढ़ा तो पाषाण काल में हमने क्या देखा था? प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल ऐसे कालखंड को कहते हैं जिसके सिर्फ पुरातात्विक स्रोत मौजूद हैं, कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मौजूद है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा? सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड पढ़ा। तो उसमें हमको लिखित साक्ष्य मौजूद है क्योंकि वहां पे जो लिपि का इस्तेमाल किया गया है वो चित्र पे आधारित लिपि है, जिसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो वैसे काल को क्या कहते हैं? हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता उसी काल से संबंधित है। देन आफ्टर आता है हमारा प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल मतलब फ्रेंड्स वैसे कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य भी मौजूद है और साथ ही साथ उसको हम पढ़ भी सकते हैं। तो ये ऐसे काल को हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसी ऐतिहासिक काल में हम क्या पढ़ने जाएंगे? आज का वीडियो वैदिक काल। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो हमने देखा था कि सिंधु सभ्यता का जो कालखंड था वो लगभग 1700 ईसा पूर्व के आसपास में समाप्त हो जाता है। तो काफी लंबा गैप मिलता है, 100-200 साल का गैप मिलता है। देन आफ्टर नई सभ्यता का उदय होता है, जिसकी जानकारी हमको लिखित साक्ष्य से मिलता है, जो कि वेदों से मिलता है। तो आइए पहले इसको समझते हैं, ओवरऑल इसका व्यू लेते हैं। तो वैदिक काल लगभग 1500 से 600 बीसी ईसा पूर्व तक का इस कालखंड को माना गया है। अगर इसमें कहें तो डेफिनेशन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जिस सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ, उसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? वेदों से प्राप्त होती है। अर्थात इस काल को क्या कहा जाता है? तो वैदिक काल कहा जाता है, वैदिक पीरियड कहा जाता है, वैदिक काल। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ओवरव्यू मिल गया होगा। तो वैदिक शब्द जो कहां से आया है? तो वेद से आया है, जिसका मतलब ही होता है ज्ञान प्राप्त करना। तो वैदिक शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका जो कहां से आया? वेद से आया है। और वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति करना। और इसकी बात करें तो ये जो वैदिक सभ्यता का जो शुरुआत हुआ तो इसके निर्माता कौन हुए? हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। बहुत सारे इतिहासकारों में अलग अलग मत है कि बाढ़ आने से हुआ या फिर पारिस्थितिक असंतुलन के कारण हुआ। तो वो हमने देख लिया पिछले वीडियोस में। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया, नई सभ्यता का उदय हुआ 100-200 साल के गैप के बाद। तो उसके निर्माता कौन हुए? किसने उनका निर्माण किया? तो उसके निर्माता में आता है कि उसका निर्माण किसने किया? तो आर्यों ने किया। आर्य कौन? तो आर्य भी एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब अच्छा, बेहतर। किस आधार पर? वर्ण व्यवस्था के आधार पर नहीं, भाषाई आधार पर, लैंग्वेज के हिसाब से श्रेष्ठ कहा गया आर्यों को। और आर्यों को दिया जाता है श्रेय किसका? कि वैदिक सभ्यता का कौन है? निर्माता है। अब आगे बात करते हैं। तो आर्य आगमन संबंधी विचार, मतलब ये जो आर्य थे, सिंधु सभ्यता का तो पतन हो गया, तो ये आर्य आए कहां से या फिर यहीं के थे? तो इसमें अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि किस इतिहासकार का क्या मत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर नोट डाउन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कि आर्य कहां से आए? तो एक पेंका नामक इतिहासकार है जिनका कहना है कि आर्य जो थे वो बेसिकली कहां से आए थे? तो वर्तमान जर्मनी से आए थे। देन आफ्टर एक और है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, जिन्होंने अपनी एक किताब लिखी है जिसका नाम है ऋक वैदिक इंडिया। किताब से भी जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है, जो किताब के नाम है, मैंने उसको यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, पेन डाउन कर लेंगे आप लोग और उसको जरूर ध्यान में रखेंगे क्योंकि किताब से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है। तो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने अपनी किताब ऋक वैदिक इंडिया में कहा कि जो आर्यंस थे या फिर जो वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो कहां से आए थे? सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे।
सप्त सैंधव प्रदेश ये ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहां पे 7 नदियों का क्षेत्र को कहा जाता है सप्त सैंधव प्रदेश। बेसिकली इसको कहें तो आप सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा गया सप्त सैंधव प्रदेश। ये ऋग्वैदिक मतलब वेद में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया सप्त सैंधव प्रदेश, मतलब यहां पे 7 नदियों का उल्लेख मिलता है, मतलब 7 नदियों का क्षेत्र को क्या कहा गया, सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। तो बेसिकली वहां से आए थे। किनका मानना है ये, तो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास का मानना है। दूसरा है पंडित गंगानाथ झा। पंडित गंगानाथ झा जिन्होंने ब्रह्म ऋषि देश कहा है कि वो कहां से आए थे बेसिकली, तो ब्रह्म ऋषि देश। तो ब्रह्म ऋषि देश एक संस्कृत शब्द है जो आपके वेद में दिया हुआ है। तो वेद में दिया हुआ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र। गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्र मतलब 2 नदियां हैं, एक नदी गंगा है, एक नदी यमुना है, उसके बीच का जो क्षेत्र है, देखिए द्वाब किसको कहते हैं, मान लिया ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है, तो इसके बीच का जो ये क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, द्वाब कहलाता है। तो गंगा नदी द्वाब क्षेत्र को क्या कहा, ब्रह्म ऋषि देश कहा। तो इसका किसका मानना था, कहां से आए थे, तो पंडित गंगानाथ झा का मानना था कि वो कहां से थे, तो ब्रह्म ऋषि देश से आए थे। आगे बात करें तो एलडी कल्ला। एलडी कल्ला का मानना है कि वो कहां से आए थे, कश्मीर व हिमाचल से आए थे, हिमवत से आए थे, कश्मीर व हिमाचल से आए थे। देन आफ्टर सबसे सर्वमान्य अगर किन्हीं का मान्य है तो वो है मैक्स मूलर। इन्हीं को बहुत सारे इतिहासकारों ने इनमें अपना वैलिडेशन दिया है कि हाँ ये क्या, इनका मत जो है वो क्या है, सर्वमान है, सही है। तो उन्होंने अपनी किताब लिखी द लैंग्वेज ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेज। तो इस किताब में उन्होंने क्या लिखा है कि जो आर्यंस थे वो कहां से आए थे, मध्य एशिया के विक्टोरिया प्रांत से आए थे, मिडिल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि मध्य एशिया से आए, ये किसका मत था, तो हम किसको कहेंगे, मैक्स मूलर का मत था। या फिर कहता है कि मैक्स मूलर का क्या मत था, तो वो कहां से आए थे, मध्य एशिया के किस प्रांत से आए थे, तो विक्टोरिया प्रांत से आए थे। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। तो भारत के एक इतिहासकार बाल गंगाधर तिलक, आपने सुना होगा, ये गर्म दल के नेता भी थे, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने अपनी किताब में लिखा है द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। उसमें उन्होंने बताया है कि जो आर्यंस थे वो कहां से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। बेसिकली कहां से आए थे, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको किसको कहते हैं। अगर ये अर्थ है, ग्लोब है, तो ये ऊपरी छोर को क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं यानी उत्तरी ध्रुव, और निचले वाले छोर को क्या कहते हैं, साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। तो इनका मानना था ये कहां से आए थे, इससे आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे, आर्कटिक से आए थे। अगला मत है दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश एवं इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में अपनी किताब में लिखा है कि जो बेसिकली आर्यंस थे वो कहां से आए थे, तिब्बत से आए थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो सर्वमान है वो किनका मान है, मैक्स मूलर का है, जो कहते हैं कि कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। बेसिकली ये यूरेशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया को विभाजन करने वाला एक पर्वत है, आल्प्स पर्वत, वहां से आए थे, और जो कि प्रांत का नाम क्या था, विक्टोरिया प्रांत, वहां से आए थे। और अब फाइनली हम देखें तो यहाँ पे डॉक्टर राजवली पांडे, जिनका कहना है कि मध्य प्रदेश जो आज का वर्तमान मध्य प्रदेश है उसके आसपास से आए थे। तो इतने लोगों का विचार अलग अलग है। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है तो आप यहाँ पे जरूर ध्यान देंगे। इसके आगे हम पढ़ेंगे, चूंकि वैदिक काल में जो स्रोत है, स्रोत से जानकारी मिलती है, वो हमको पुरातात्विक प्लस साहित्यिक दोनों स्रोत मिलता है। तो दोनों स्रोत के बारे में इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूं, इसको क्लीन करने के बाद बोर्ड पे लिख के मैं आपसे फिर से मिलता हूं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा फ्रेंड्स कि वैदिक काल की जानकारी के स्रोत हमारे पास दोनों हैं, साहित्यिक के साथ साथ पुरातात्विक भी हैं। तो दोनों स्रोत हमारे पास साहित्यिक एवं पुरातात्विक। अगर पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो एक अभिलेख हमको प्राप्त होता है, बोगाज़गोई। एक मध्य एशिया से हमको एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसको हम मितंबी अभिलेख भी कहते हैं, या विश्व का सबसे पुराना अभिलेख है। अगर आपसे सवाल पूछता है कि विश्व का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, तो कौन सा है, बोगाज़गोई अभिलेख या फिर मितंबी अभिलेख है, जो लगभग 1400 ईसा पूर्व का है, 1400 बीसी का है। और इस उल्लेख में क्या जानकारियां मिलती हैं वैदिक काल से संबंधित, तो इस अभिलेख में हमको इंद्र देवता, वरुण देवता, नातस्य का उल्लेख मिलता है इस अभिलेख में से। और अगर आगे बात करें तो एक और अभिलेख की हमको प्राप्ति होती है, कस्सी अभिलेख, जिससे हमको पता चलता है कि जो वैदिक सभ्यता के निर्माता है आर्यंस, वो ईरानी आर्यंस की एक शाखा थी जो कहां आई थी हमारे पास, कहां आई थी, वैदिक काल में आई थी, जो आर्यस निर्माता थे इसके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कभी कस्सी अभिलेख से हमके क्या ज्ञात होता है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा कहां आई थी, भारत आई थी। तो इस तरह ये क्या है, पुरातात्विक स्रोत से संबंधित है। अब अगर साहित्यिक स्रोत की बात करें, जो लिखित स्रोत है, तो इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, वेदों से मिलती है। इसलिए इसका नाम भी क्या दिया गया है, वैदिक काल दिया गया है।
क्योंकि इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, वेदों से मिलती है। और हमको पता है कि हमारे पास कितने वेद हैं, तो 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं, तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। तो बेसिकली देखें तो ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में एक्चुअली क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो है देव स्तुति है, मतलब कैसे आप तपस्या करेंगे, तो इस तरह की जानकारी कहां मिलती है, ऋग्वेद में मिलती है। और इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स है फ्रेंड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर ध्यान देंगे। जैसे कि देखिए मैंने इधर क्या लिखा है, वेदों के नाम लिखा है, और इधर क्या है कि जो उन वेदों को पढ़ने वाला है उनको स्पेशली उनका नाम है, तो पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, साथ ही साथ उनके प्रवर्तक मतलब उनके फाउंडर या फिर लिखने वाले, उनके लिखने वाले कौन है, तो इधर मैंने इस कॉलम में दिया है। देन उसका उपवेद है, ये उपवेद मतलब उसका सप्लीमेंट्री किताब, जैसे मैथ्स के लिए सप्लीमेंट्री बुक आता है, वैसे ही वेदों को पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, उसको और अच्छे से डिफाइन करने के लिए उपवेद की रचना की गई। तो ये उपवेद की है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। पहले ऐसे पढ़ेंगे हम लंबा लंबा वर्टिकली, देन आफ्टर हॉरिजॉन्टली बात करेंगे। तो 4 वेद है हमारे पास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद की बात करें तो इसमें क्या मिलता है हमको, देव स्तुति, किस तरह से तपस्या करना वगैरह, इस सब की जानकारी कहां मिलती है हमको, ऋग्वेद में मिलती है। देन आफ्टर आता है सामवेद। सामवेद में किसकी जानकारी मिलती है, तो बेसिकली संगीत कला की जानकारी मिलती है, इसे संगीतों का वेद भी कहते हैं। अगला वेद की बात करें तो यजुर्वेद है। यजुर्वेद में कर्मकांड से संबंधित कि किस तरह से यज्ञ वगैरह होगा, कर्मकांड कैसे होंगे, जात पूजा वगैरह, तो इसकी जानकारी कहां मिलती है, यजुर्वेद में मिलती है। अथर्ववेद में हमको जादू टोना से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। आगे बात करें तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं हम, होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। सामदेव को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, उद्गाता। सामदेव के पढ़ने वाले को उद्गाता। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अधर्व्यु, अधर्व्यु। अथर्ववेद के पढ़ने वाले को ब्रह्म या ऋषि कहते हैं, ब्रह्म या ऋषि कहते हैं। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, ऋग्वेद होत्र, सामवेद उद्गाता, यजुर्वेद अधर्व्यु, अथर्ववेद ब्रह्म या ऋषि कहते हैं। अब इनके प्रवर्तक कौन है, इनके लिखने वाले कौन है, तो ऋग्वेद के लिखने वाले हैं ब्रह्म जी या फिर प्रजापति। किसी एक ने नहीं लिखा है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, इनके फाउंडर क्या है, प्रवर्तक कौन है, तो उनका नाम दिया गया है, यही एग्जाम में आएगा, ऐसे ही आप लिखेंगे। तो कौन है, ब्रह्म जी या फिर प्रजापति। अगर सामवेद की बात करें तो उसके लिखने वाले कौन है, नारद। थर्ड वन यजुर्वेद, जिसके लिखने वाले कौन है, विश्वामित्र है। एंड द फोर्थ वन जो कि अथर्ववेद है हमारा, उसके लिखने वाले कौन है, विश्वकर्मा। तो इस तरह से हम 4 है हमारे पास, ब्रह्म जी या फिर प्रजापति ऋग्वेद के फाउंडर, लिखने वाले नारद, सामवेद के, यजुर्वेद के विश्वामित्र, अथर्ववेद के विश्वकर्मा। आगे बात करें तो इनके उपवेद यानी सप्लीमेंट्री किताब कौन कौन सी है, तो ऋग्वेद का आयुर्वेद कहते हैं, आयुर्वेद नाम है। देन आफ्टर सामवेद, जिसका उपवेद क्या है, गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद में बेसिकली संगीत कला से संबंधित जानकारियां उसमें भी मिलती हैं। अगर उसकी तीसरे नंबर की बात करें हमारे पास तो यजुर्वेद, यजुर्वेद की उपवेद का नाम क्या है, धनुर्वेद है। इसमें हमको क्या मिलता है, तो युद्ध कला से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। द लास्ट वन इज अथर्ववेद, जिसके उपवेद को कहते हैं शिल्पवेद, और जिसमें हमको क्या मिलता है, भवन कला निर्माण से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि वैदिक काल की संपूर्ण जानकारी हमको कहां से मिलती है, वेदों से प्राप्त होती है। और वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। 4 हमने देख लिया, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इस तरह से हमने देख लिया। और बेसिकली अगर आपको देखें तो ये पूरे पॉइंट्स को आपको याद करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उद्गाता को क्या कहते हैं, प्रवर्तक को क्या कहते हैं, और वेदों के उपवेद क्या है। इसके आगे भी हम पढ़ेंगे, इसके आगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। एक पॉइंट मैं और आपको बता दूं यहाँ पे कि जो वैदिक पीरियड है, वैदिक काल है, उसको 2 भागों में बांटा गया है जानकारी के अकॉर्डिंग। चूंकि वैदिक पीरियड की जानकारी हमें वेदों से मिलती है, तो वेदों के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा पार्ट है, थोड़ा मैं इसको क्लीन कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स वैदिक काल को 2 भाग में विभक्त किया गया, पूर्व वैदिक काल, सेकेंड वन इज उत्तर वैदिक काल। अगर पूर्व वैदिक काल के कालखंड की बात की जाए तो ये 1500 से 1000 बीसी है, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी है। अगर आप देखें तो पूर्व वैदिक काल को ही ऋग वैदिक काल है, क्योंकि ऋग वैदिक काल से संबंधित मिली जानकारी से ही पूर्व वैदिक काल का वर्णन मिलता है। और देन आफ्टर उत्तर वैदिक काल में 3 ग्रंथ, 3 वेद जो उसके बाद के वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद से मिली जानकारियों का वर्णन कहां मिलता है हमको, तो उत्तर वैदिक काल में मिलता है। तो इस तरह से वैदिक काल को 2 भागों में विभक्त किया गया है, पूर्व वैदिक काल एंड द सेकंड वन इज उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद से जानकारी मिलती है, उत्तर वैदिक काल में सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद से जानकारियां मिलती है। अब आगे अगर देखें आप तो ऋग्वेद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद।
आफ्टर इसके संकलनकर्ता कौन है? तो कृष्ण द्वैपायन एवं वेद व्यास के क्या है? संकलन करता है। इसको इकट्ठा किया है, एक जगह इकट्ठा किया है। अगर बात करें ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। मंडल का अर्थात है चैप्टर से, तो 10 चैप्टर्स है और इसमें जो मंत्र है वो कितना है? 1028। सूक्त बोले या फिर मंत्र बोले तो 1028 मंत्र है। प्रथम एवं 10वां मंडल सबसे नया है। तो 2 से लेकर 9 तक मंडल तक सबको पहले रखा गया था, लेकिन प्रथम मंडल और 10वां मंडल इसको बाद में जोड़ा गया है। अगर इसमें और पॉइंट की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो तृतीय मंडल जो में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। 7वें मंडल में दशराज युद्ध, मतलब आर्यों का अन आर्यों के 10 राज्यों के साथ युद्ध का वर्णन मिलता है। तो किस मंडल में मिलता है? तो 7वें मंडल में मिलता है। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन मिलता है और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसका वर्णन कहां मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है वर्ण व्यवस्था का वर्णन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। पॉइंट को आप समझें क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि वर्ण व्यवस्था की जानकारी किस वेद से मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। किस मंडल से मिलती है? तो 10वें मंडल से मिलती है। और अगर आगे की बात करें हम सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन सकता है? तो सामवेद जैसा कि संगीत का वेद है, इसी में सर्वप्रथम 7 स्वरों का उपयोग किया गया है। अगर यजुर्वेद की बात की जाए तो यज्ञ विधियों का वर्णन मिलता है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। और अथर्ववेद की बात की जाए तो जादू टोना, वशीकरण आदि का वेद इसको कहा जाता है। इसमें इसकी जानकारियां मिलती हैं। एक पॉइंट यहां पे और इंपॉर्टेंट देखने वाला है कि अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है, ब्रह्मवेद की संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि यह सबसे श्रेष्ठ वेद भी माना गया है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये देख सकते हैं आप। देन आफ्टर ये सबसे बाद का वेद है। कौन सा वेद? तो अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। एक बात और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसने संपूर्ण काल को क्या किया? प्रभावित किया। जब आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स कि प्राचीन इतिहास को 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है वैश्विक स्तर पर, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। आयरन एज मतलब जिस एज में, जिस काल में लोग आयरन का इस्तेमाल करना सीख गए थे, जान गए थे, आयरन का खोज आविष्कार हो गया था, तो उसकी एज को क्या कहते हैं? उस एज से आयरन एज कहते हैं। तो इसी काल में आयरन का खोज हो गया था। तो इसी काल में लगभग लोहे की खोज ने संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित किया। तो लोहे का खोज कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि आखिर लोहे का खोज कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। आप यहां से सवाल बना सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि जो वेद है, जो 4 वेद है, उनके सप्लीमेंट्री बुक्स भी हैं। कौन कौन से बुक हैं? तो उसके बारे में आप देखेंगे तो अरण्यक है, उपनिषद है, ब्रह्म ग्रंथ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो पूरा वैदिक पीरियड हमारा समाप्त हो जाएगा। देन उसके बाद हम महाजनपद की ओर बढ़ेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।